Hello everyone, this is Alok Kumar and welcome to वे टू सरकारी। सो गाइज वे टू सरकारी के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 जो कि हमारा सेट 1 भी है, एवोल्यूशंस एंड फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम लोग इसमें देखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उससे बनने से पहले कौन कौन से एक्ट आए थे, कौन कौन सी चीज़ें जो हम लोग कहाँ कहाँ से बोरो किए हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है वे टू आलोक, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप सारी वीडियो जो होती है उसकी पीडीएफ यहाँ पे डाल देता हूँ, तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया? कौन से एक्ट में जो है पहली बार कम्युनल इलेक्टोरेट की बात कही गई थी? कम्युनल इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट की इन्होंने जब बात कही थी, यानी कि जो हिंदू और मुस्लिम्स की बात करने लगे थे, हिंदू जो है वो हिंदू को वोट देगा और जो मुस्लिम है वो मुस्लिम्स को वोट देगा, और इसमें जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था किसको? मुस्लिम्स जो थे उनको क्या दे दिया गया था? सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था। तो ये कौन से एक्ट में बोला गया था? तो ये बोला गया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको और क्या बोला जाता है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। जिसको और क्या बोलते हैं हम लोग? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ही बोलते हैं। मॉर्ले जो थे यहाँ पे कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, और मिंटो जो थे वो कौन थे? वाइसरॉय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। मॉर्ले जो थे सेक्रेटरी थे और मिंटो जो थे वो वाइसरॉय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। क्लियर? यहाँ पे देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में जो है यहाँ पे इंडिया के जो गवर्नर जनरल, यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में जो है बजट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस, बजट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात जो है पहली बार पूछा जाता है कि कौन से एक्ट में की गई थी, तो वो किया गया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, बजट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शंस की बात। सेकंड देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इस समय इंडिया का जो वाइसरॉय और गवर्नर जनरल थे, वाइसरॉय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज द वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। और 1861 के एक्ट में पहली बार इन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम्स की बात कही थी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पोर्टफोलियो सिस्टम पूछा जाता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम जो है कौन से एक्ट में बोला गया था, तो ये बोला गया था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में बोला गया था। पोर्टफोलियो का मतलब जैसे जैसे यहाँ पे जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, इन सबका अपना अलग अलग पोर्टफोलियो की, डिफेंस मिनिस्टर को ये काम करना है, फाइनेंस मिनिस्टर को ये काम करना है, होम मिनिस्टर का ये काम है, तो पहली बार यहाँ पे बोला गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया था, दिस इज अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, दिस इज अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी। किसे बोला था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बोला था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, कि गुलाम बनाने के लिए एक और एक्ट ला दिया गया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो प्रोविंशियल डायरकी था, प्रोविंशियल जो डायरकी था उसे क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था, और क्या दे दिया गया था? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? कानून बनाने की जो सारी पावर थी वो किसे दे दी गई थी? जो प्रोविंसेस थे, प्रांत जो थे, उनको कानून बनाने की सारी पावर दे दी गई थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में फेडरल कोर्ट जिसे अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, फेडरल कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई थी, जो कि एस्टेब्लिश हुआ था 1937 में। आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट की बात यहाँ पे की गई थी, और बर्मा जो है उसको सेपरेट कर दिया गया था 1937 में। बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था इंडिया से, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। By which of the following act the system of diarchy was introduced at the center? At the center diarchy जो है जिसको हम लोग द्वैध शासन भी बोला जाता है, तो ये जो है कौन से एक्ट में जो है इसको इंट्रोड्यूस करा गया था? तो ये करा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो है डायरकी की बात करी गई थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को और क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसको बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। मॉन्टेग्यू जो थे वो
कौन थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, और जो चेम्सफोर्ड थे वो कौन थे, वाइसरॉय गवर्नर जनरल या ऑफ इंडिया थे। यहाँ पे चेम्सफोर्ड वाइसरॉय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और मोंटेगू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और यहाँ पे क्या दे दिया गया था, प्रोविंशियल डायरकी की बात की गई थी। याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किसकी बात की गई थी, प्रोविंशियल डायरकी की बात की गई थी। डायरकी के अंदर क्या आता है, डायरकी के अंदर जो दो चीजें होती हैं, एक होता है रिजर्व सब्जेक्ट होता है, एक होता है रिजर्व सब्जेक्ट, और एक होता है ट्रांसफर सब्जेक्ट होता है। रिजर्व सब्जेक्ट जो होता था वो किसके पास होता था, गवर्नर जनरल वाइसरॉय जो होता था उसके पास रिजर्व सब्जेक्ट होता था, डिसीजन लेता था अलॉन्ग विद द मिनिस्टर के साथ मिलके। और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती थी, जैसे लैंड रेवेन्यू हो गया, लैंड से जितने भी रेवेन्यू हो रहे हैं। नेक्स्ट फेमिन रिलीफ हो गया, फेमिन रिलीफ हो गया, ये सब किसके आते थे, रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर आते। थर्ड जस्टिस हो गया, जस्टिस। फोर्थ लॉ एंड ऑर्डर हो गया, लॉ एंड ऑर्डर। एंड फिफ्थ जो आता था फॉरेस्ट। तो ये सभी चीजें जो है वो किसके अंदर आती थी, रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर आता था। ट्रांसफर सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट जो होता था वो प्रोविंसेस, प्रांतों को दिया गया था, लेकिन इस पे गवर्नर जनरल वाइसरॉय कभी भी रूल कर सकता था। और इसके अंदर जैसे एजुकेशन हो गया, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ हो गया, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गई, और मेडिकल सर्विसेज। तो ये सभी चीजें जो है वो ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर आता था और रिजर्व सब्जेक्ट आता था। और प्रोविंशियल डायरकी जो इसको खत्म कब कर दिया गया था, अबोलिश कब कर दिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक्ट में जो है प्रोविंशियल डायरकी को खत्म करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दिया गया था। और डायरकी जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था सेंटर पे। डायरकी जो है वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, सेंटर पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था कब, 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था। इसके अकॉर्डिंग जो है वो इंडिया को आजाद कर दिया गया था 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आजाद कर दिया गया था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इन इंडिया लीगल सॉवरेनिटी इज वेस्टेड विद, इंडिया के अंदर जो लीगल सॉवरेनिटी होती है, सॉवरेनिटी मतलब क्या होती है, संप्रभुता, जो संप्रभुता होती है यानी कि जो सुप्रीम पावर होती है लॉ मेकिंग। तो इंडिया के अंदर जो कानूनी संप्रभुता जो होती है वो किसमें देखने को मिलती है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है, ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा क्या है, इंडिया के अंदर लीगल सॉवरेनिटी है, लीगल कानूनी संप्रभुता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1949, 26 ऑफ नवंबर 1949 को जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। इसलिए हम लोग 26 को क्या मनाते हैं, 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। और 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी कहाँ पे, दिल्ली के अंदर। और इस समय जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन बनाए गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए गए थे। और 11 दिसंबर 1946 को जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए थे, परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बन गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए थे। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लगा था, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 years 11 month and 18 days जो है वो समय लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशन। वेयर इज द वर्ड फेडरल यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो फेडरल वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी जो है फेडरल वर्ड जो है वो रिटन नहीं है। और कौन सा वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन नहीं है, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया है। जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। यहाँ पे प्रियम्बल लिखा गया, प्रियम्बल जो है इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी बोला जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने स्टार्ट करा था, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन स्टार्ट करा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने स्टार्ट करा था। और
राइट्स को एक्सेप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया था। क्लियर। पार्ट थ्री लिखा है यहाँ पे। पार्ट थ्री जो होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल कौन सा होता है, 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 जो होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स होता है। फंडामेंटल राइट्स को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। किसने बोला था मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स को, तो ये बोला था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था। यहाँ पे आर्टिकल 368 लिखा है। ये कौन सा होता है, अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी कोई चेंजेस करे जाते हैं वो कौन से आर्टिकल में किए जाते हैं, आर्टिकल 368। पार्ट कौन सा है अमेंडमेंट का, तो पार्ट है 20। और अमेंडमेंट का जो मतलब आइडिया है वो कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, तो ये साउथ अफ्रीका से जो है इसका आइडिया लिया गया, साउथ अफ्रीका से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ के एग्जाम में दिमाग खराब कर देते हैं, लेकिन देख लीजिए अभी तक जो है वो 1,17,369 वर्ड्स, 1,17,369 वर्ड्स से जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड्स इंक्लूड करे गए हैं 1,17,369। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। और जो है, और अगर हम लोग बात करें तो 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। 26 नवंबर को। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स कर दिया गया था, मतलब लागू कर दिया गया था। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का वो इंडिया को कैसे डिस्क्राइब करता है, तो ये लिखा गया आर्टिकल 1 के अंदर जो लिखा गया वो लिखा गया इंडिया शैल बी एन यूनियन ऑफ स्टेट होना चाहिए। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिया शैल बी एन यूनियन ऑफ स्टेट। और यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों का संघ होना चाहिए। और यूनियन ऑफ स्टेट के अंदर जो होता है सिर्फ स्टेट्स आते हैं, जितने भी स्टेट्स हैं वो जो होते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स के अंदर आते हैं। कोई भी यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं वो जो होता है स्टेट्स यूनियन ऑफ स्टेट के अंदर नहीं आती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछे टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर जो होती है कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर जो होते हैं वो जितने भी स्टेट्स होते हैं प्लस जितने भी यूनियन टेरिटरीज होते हैं, प्लस अगर इंडिया ने कोई भी बाउंड्री एक्वायर्ड किया हुआ है, अगर कोई भी बाउंड्री इंडिया ने एक्वायर्ड किया है तो वो किसके अंदर आता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आता है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं प्लस यूनियन टेरिटरीज प्लस इंडिया ने अगर कोई भी बाउंड्री एक्वायर किया है तो वो जो होता है टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आता है। लेकिन आर्टिकल 1 के अंदर जो कि लिखा गया है इंडिया मीन्स भारत शैल बी एन यूनियन ऑफ स्टेट होना चाहिए, तो वो क्या आता है, राज्यों का संघ होता है, उसके अंदर सिर्फ स्टेट ही आते हैं और यूनियन टेरिटरीज को इंक्लूड नहीं करा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूनियन ऑफ स्टेट्स। Who among the following was the first finance minister in independent India? इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो कौन थे, तो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे आर के शनमुखन चट्टी जो है ये इंडिया के फर्स्ट जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। जॉन मेथाई कौन थे, तो ये फर्स्ट रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। जॉन मेथाई जो थे वो फर्स्ट रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, फर्स्ट रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। और अगर हम लोग बात करें जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये कौन थे, तो ये इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। होम मिनिस्टर एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर हम लोग बात जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह कौन थे, तो बलदेव सिंह जो थे वो इंडिया के फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन थे, इंडिया के पहले डिफेंस मिनिस्टर वो थे कौन, बलदेव सिंह। फिर हम लोग बात करते हैं अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है जो प्रेसिडेंट बनने से पहले
जो 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया था 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ये कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबुल है, याद रखिएगा, अब्दुल नहीं अबुल है। तो ये इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, R.K. शनमुखम चेट्टी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विद इंडिया। इंडिया का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है, तो इंडिया का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो कौन सा, व्हाइट पेपर जो है ये इंडिया का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। और ये क्या होता है, एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो पॉलिसी क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट की सारी पॉलिसी जो होती है लिखी रहती हैं और ये जो होता है बिल ड्राफ्ट कर दिया जाता है और उसके बाद गवर्नमेंट जो होता है इसको पब्लिश कर देती है। तो व्हाइट पेपर जो होता है ये इंडिया का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ऑप्शन ए। What is meant when the Constitution declare India a secular state? Secular state का मतलब क्या होता है, तो secular state का मतलब होता है कि कंट्री का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। कंट्री हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, मतलब जो कंट्री है उसका अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ये सभी रिलीजन जो है उसको क्या करती है, रिस्पेक्ट करती है और उस रिलीजन के बेसिस पे किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। और सेकुलर जो वर्ड है वो हमारे प्रियम्बल में भी ऐड करा गया था। तो प्रियम्बल के अंदर जो है सेकुलर वर्ड ऐड करा गया था, कब ऐड करा गया था, कौन सा अमेंडमेंट में, तो ये अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। उसमें प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड करे गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड जो है ये प्रियम्बल में ऐड करा गया था 42nd 1976। और एक सेकुलरिज्म जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें भी सेकुलर वर्ड जो है, तो ये कौन से केस में बोला गया था, तो ये बोला गया था SR बोमाई केस हुआ था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। SR बोमाई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कब हुआ था, 1994 के अंदर केस हुआ था जिसमें सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐड करा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजन एज द प्राइवेट अफेयर्स ऑफ द सिटीजन एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस। मतलब स्टेट जो होता है वो किसी भी पर्सन को रिलीजन के बेसिस पे जो होता है डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, वो उनके अपना जो होता है प्राइवेट अफेयर्स होते हैं। तो ये होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इज साइलेंट ऑन द प्रेसिडेंट री इलेक्शन टू द ऑफिस। इज साइलेंट है, नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। अलाउज री इलेक्शन ऑफ ए पर्सन टू द प्रेसिडेंट पोस्टली, हाँ ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि एक पर्सन जो है वो अनलिमिटेड टाइम बार जो है प्रेसिडेंट बन सकते हैं। आर्टिकल 57 है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिखा गया है। क्या लिखा गया, री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिखा गया है। टर्म जो होते हैं इनके 5 साल के लिए चुना जाता है, कोई भी रिटायरमेंट एज नहीं होती, अनलिमिटेड टाइम बार जो है इनको चुना जा सकता है। कोई भी जो होता है रिटायरमेंट एज नहीं होता है। और जो मिनिमम एज होती है प्रेसिडेंट बनने के लिए, जो मिनिमम एज चाहिए होती है वो कितनी होती है, 35 ईयर्स। 35 ईयर्स जो होती है वो मिनिमम एज चाहिए होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउज री इलेक्शन ऑफ ए पर्सन टू द प्रेसिडेंट पोस्ट। The most essential features of the parliamentary form of government is the most essential feature जो है parliamentary form of government का वो कौन सा है, तो पहली बात तो parliamentary form of government का जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोगों ने कहाँ से लिया, ब्रिटेन यूके के कॉन्सेप्ट से जो है ये लिया गया। यूके से जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया गया। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सरकार होती है, गवर्नमेंट जो होती है वो 3 टाइप में काम करती है। एक होता है लेजिस्लेचर, फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, सेकंड क्या होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, सेकंड एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड इज जुडिशरी। थर्ड कौन सा होता है, जुडिशरी होता है। तो इसमें क्या होता है, लेजिस्लेचर जिसको क्या बोला जाता है, विधान पालिका जिसे बोला जाता है, जो कि हमारे क्या बनाती है, कानून बनाती है, लॉ को बनाती है। क्या बनाती है, लेजिस्लेचर जो होती है वो क्या बनाती है, लॉ बनाती है, कोई भी कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या होता है,
कार्यपालिका इनको बोला जाता है हिंदी में। और ये जो होता है वो क्या करती है, उस लॉ को लागू करती हैं, क्या करती है, लागू करती हैं, उस लॉ को लागू करती है। और जुडिशरी जो होती है इंटरप्रिटेशन करती है। अब जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि जैसे आप फैमिली में रहते हैं तो आपके मम्मी पापा हो गए, फिर आप हो गए, आपके मम्मी ने पापा ने क्या बनाया, लॉ बनाया, और आप क्या करेंगे, उस लॉ को लागू करने वाले होंगे, एग्जीक्यूटिव में होंगे, और जो जिसने कानून बनाया लेजिस्लेचर, मतलब आपके मम्मी पापा। अब अगर आपसे जो कानून बनाया गया है उसमें अगर कोई गलती होगी तो आप जवाबदेह किसको होंगे, जिसने कानून बनाया है उसको जवाबदेह होंगे। तो यही सेम जो होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। अगर कानून का उल्लंघन होता है तो जवाबदेही किसे कि जो जवाबदेह होता है वो कौन होता है, एग्जीक्यूटिव जो होता है लेजिस्लेचर को जवाबदेह होता है, क्योंकि लेजिस्लेचर जो होता है उसने कानून बनाया और एग्जीक्यूटिव जो उसको लागू करता है। तो यही जो होता है मोस्ट एसेंशियल फीचर्स होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। मतलब एग्जीक्यूटिव जो होंगे वो जवाबदेह होंगे किसको, लेजिस्लेचर को जवाबदेह होते हैं। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है ये क्या होती है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। क्यों, क्योंकि जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव। जो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो एक्चुअली में काम करते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो कौन होते हैं, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जिनके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं जिनके हेड होते हैं। और ये जो होता है फीचर्स होते हैं किसके, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के जो होते हैं ये क्या होते हैं, फीचर्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं और सैलिएंट फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के और कौन कौन से सैलिएंट फीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट देखिए, क्लोज रिलेशनशिप होता है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में जो होता है क्लोज रिलेशनशिप होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके, लेजिस्लेचर के लिए। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होता है, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, एक होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, जिनके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और नॉमिनल और टाइटुलर एग्जीक्यूटिव, जो नॉमिनल और टाइटुलर एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कौन होते हैं, तो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनल एंड टाइटुलर एग्जीक्यूटिव होते हैं। रियल एग्जीक्यूटिव इज काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, जिनके हेड प्राइम मिनिस्टर होता है। लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर होती है। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे अगर डिफेंस मिनिस्टर है तो उनका अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, फाइनेंस मिनिस्टर की अलग होगी, होम मिनिस्टर की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर आता है पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है। पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो है सिर्फ सिंगल पार्टी के ही लोग रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, जैसे अभी बीजेपी है, बीजेपी गवर्नमेंट है, तो उनके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर में जो है सिर्फ सिंगल, मतलब बीजेपी के ही जो मेंबर्स होंगे वो जो है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर में होंगे, ना कि कांग्रेस के जो होंगे मेंबर होंगे। तो ये क्या होता है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है। तो ये क्या होता है, सैलिएंट फीचर्स होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटेन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात करी गई थी, जिसे बाद में जो है न, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो उसमें उसको चेंज करके क्या कर दिया गया था, तो इसको चेंज करके डीपीएसपी में कर दिया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कर दिया गया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होती है पार्ट 4 के अंदर आता है। इसका पार्ट कौन सा है, पार्ट 4। आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 36 से 51 तक आता है। और ये जो है हम लोगों ने बोरो करा कहाँ से, आयरलैंड। आयरलैंड से इसका कॉन्सेप्ट जो है बोरो करा गया है। आयरलैंड ने खुद कहाँ से बोरो करा था, स्पेन से बोरो करा था। और जो डीपीएसपी जो होती है क्या करती है, वेलफेयर करती है, वेलफेयर ऑफ स्टेट। वेलफेयर करते हैं किसका, स्टेट का वेलफेयर। और सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है कौन, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी की बात जो है कौन से रिपोर्ट में की गई थी, तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की बात जो है ये एक रिपोर्ट आया था, सप्रू रिपोर्ट 1945। सप्रू रिपोर्ट आया था कब, 1945 में। उसमें बात करी गई थी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन, डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन, पूछताछ के बिना हिरासत में लेना। जैसे मान लो कोई पर्सन है, जैसे ए पर्सन है, उसको गवर्नमेंट के ऊपर जो है, गवर्नमेंट को जो है ए पर्सन के ऊपर जो है शक है कि ये जो है मतलब देश विद्रोह कर सकता है, इसने ऐसे कुछ एक्टिविटीज नहीं की है लेकिन इनको गवर्नमेंट के ऊपर शक है, तो ये क्या कर सकती है? इसको पकड़ सकती है, पकड़ के इसको क्या कर देगी? बैठा देगी। इससे कोई भी पूछताछ नहीं करा जाएगा, बस इनको क्या कर दिया जाएगा? बैठा दिया जाएगा। तो ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन, पूछताछ के बिना हिरासत में ले लिया जाएगा, इनको बस बैठाया जाएगा, कोई भी इनसे बातचीत मतलब पूछताछ नहीं करा जाएगा। तो ये होता है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन। The unitary system of government possesses which of the following advantages? The unitary system of government जो होता है, गवर्नमेंट जो होती है दो टाइप की होती है, एक होता है फेडरल गवर्नमेंट होता है, फर्स्ट इज फेडरल गवर्नमेंट एंड सेकेंड इज यूनिटरी गवर्नमेंट होता है। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर देखने के लिए मिलता है, डिसेंट्रलाइजेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है, जिसमें पावर जो होता है सेंटर, स्टेट और लोकल, लोकल में पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के बीच में जो होता है पावर डिवाइड होता है। और यूनिटरी में क्या होता है? यूनिटरी में सारी पावर जो होती है किसके पास होती है? सेंटर के पास जो होती है वो सारी पावर होती है। और इंडिया पूछे इंडिया में कौन सी जो गवर्नमेंट देखने को मिलता है, तो इंडिया के अंदर क्वासी फेडरल गवर्नमेंट देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर कौन सी गवर्नमेंट है? क्वासी फेडरल गवर्नमेंट है, अर्ध संघीय सरकार देखने को मिलता है। तो यूनिटरी सिस्टम गवर्नमेंट पोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज? तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टेट, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग स्टेट जो है वो देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग स्टेट। When did India become a complete sovereign democratic republic? इंडिया जो है complete sovereign democratic republic जो है कब हो गया था? तो ये हो गया था 26 नवंबर 1949, 26 ऑफ नवंबर 1949, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरा बन के तैयार हो गया था। और 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है 26 ऑफ नवंबर को। और 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली मीटिंग हुई थी, जिसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर को 1946 को ही, और जो है 11 दिसंबर 1946 में जो है जो परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे परमानेंट प्रेसिडेंट। The system of budget was introduced in India during the viceroyalty of the budget का सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस करा गया था इंडिया में उस समय। इंडिया के वायसरॉय जो है वो कौन थे? तो इंडिया के वायसरॉय थे ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो इंडिया के वायसरॉय थे। और जो पहली बार बजट जो है पेश किया जो तैयार किया था वो किसने कहा था? जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने कहा था कब? 1860 में। जेम्स विल्सन ने कहा था 1860 में। और जेम्स विल्सन कौन है? ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के फाउंडर हैं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के फाउंडर हैं जेम्स विल्सन। बजट की बात है तो बजट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। आर्टिकल 112 आर्टिकल 112 के अंदर जो है क्या लिखा गया? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो लिखा गया आर्टिकल 112 के अंदर लिखा गया। और बजट वर्ड जो है ये एक फ्रेंच वर्ड, बजट वर्ड जो है वो एक फ्रेंच वर्ड है, उससे लिया गया, जिसका फ्रेंच वर्ड है, जिसका कौन सा वर्ड है? बोगेट। बोगेट जो है BOUGET से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल बैग। स्मॉल बैग जो होता है, और बजट को तैयार कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है वो बजट को तैयार करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिन। विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू बी फॉलो इंडिया? कौन सी डेमोक्रेसी जो होती है इंडिया के अंदर हम लोग फॉलो करते हैं? तो ये कौन सा होता है? इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो होता है हम लोग फॉलो करते हैं इंडिया के अंदर। और इसको और क्या बोल सकते हैं? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया के अंदर कौन सी डेमोक्रेसी देखने की मिलती है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देखने की मिलता है। और डेमोक्रेसी जो होता है गवर्नमेंट इज टू द पीपल, गवर्नमेंट इज टू द पीपल, for the people and by the पीपल। तो ये होता है डेमोक्रेसी। और इसको किसने बोला था? गवर्नमेंट इज टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये बोला था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जी ने बोला था। अब्राहम लिंकन ने बोला था गवर्नमेंट इज टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। और जो होता है इलेक्शंस कौन सा होता है? तो इलेक्शन जो होता है डायरेक्ट इलेक्शंस होता है। याद रखिएगा इलेक्शंस कौन से होते हैं? डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी कौन से फॉलो करा जाता है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोला जाता है।
व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, मतलब किस बेसिस पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है बना था। तो देखिए 1934 के अंदर जो है एम एन रॉय महेंद्र नाथ रॉय ने जो है पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया था। 1935 में आईएनसी ने डिमांड करा था। 1940 के अंदर जो है क्या आया था, अगस्त ऑफर आया था। 1940 के अंदर अगस्त ऑफर जो कि फेल हो गया था। 1942 के अंदर क्या आया था, क्रिप्स मिशन आया था, ये भी क्या हो गया था, फेल हो गया था। फिर 1945 के अंदर जो है क्या हुआ था, शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, शिमला कॉन्फ्रेंस। लॉर्ड वेबल प्लान भी आया था जो कि गवर्नर जनरल थे इस समय इंडिया के। और जो है फिर बाद में 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 को जो है क्या आया था, कैबिनेट मिशन प्लान आया था, जिसके अकॉर्डिंग जो है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी। और कैबिनेट मिशन प्लान में 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस थे जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बन के आए थे, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। सेकंड आए थे एवी अलेक्जेंडर थे, एवी अलेक्जेंडर। और थर्ड थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। थर्ड कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। तो ये 3 लोग आए थे कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च 1946। सर पैथिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे, एवी अलेक्जेंडर एंड सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज बेस्ड ऑन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 वो बेस्ड था किस पे, तो ये प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में क्या क्या बोला गया था, तो यहाँ पे फेडरल स्कीम्स की, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की यहाँ पे बात करी गई थी। फेडरल गवर्नमेंट की जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में बोला गया था, जो प्रोविंशियल डायरकी था उसे खत्म कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था। प्रोविंशियल डायरकी जो था उसे अबॉलिश कर दिया गया था, और डायरकी जो इंट्रोड्यूस कर दिया गया था सेंटर पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। थर्ड, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पे दी गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी। फोर्थ आता है फेडरल कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट की यहाँ पे बात करी गई थी, जो कि इस्टेब्लिश करा गया था 1937 में इस्टेब्लिश करा गया था। फिफ्थ, आरबीआई के इस्टेब्लिशमेंट की यहाँ पे बात करी गई थी। आरबीआई के इस्टेब्लिशमेंट, बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था इंडिया से 1937 में, बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था। ऑल इंडिया फेडरेशंस की यहाँ पे बात करी गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ऑल इंडिया फेडरेशंस की बात करी गई थी, और जो है यहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशंस की बात करी गई थी। तो ये सभी चीज़ें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो है इसको जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, दिस इज द न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोग को ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं सेट 2 में। थैंक यू।